हेलो बच्चों, आज मैं इस वीडियो में यूनिट 2 कंपनीज एक्ट 1956 करवाने वाला हूँ। इस वीडियो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो में मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर अप किए जो आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम में जाने से पहले एक बार इस वीडियो को गो थ्रू कर लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ कंपनी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। तो कंपनी की डेफिनेशंस क्या है? According to Companies Act 1956, a company registered under the Companies Act, it is known as the company. यानी जब कंपनी कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड हो जाते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपनी बोलते हैं। अब आइए देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस। कंपनी जब कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हो जाती है तब कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है। कंपनी क्या बन जाती है? सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है। यानी सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या है? कंपनी खुद के नाम पे लाइक प्रॉपर्टी अक्वायर भी कर सकती है, कंपनी लाइक केस कर भी सकती है और लाइक कोई भी बंदा कंपनी के नाम पे केस कर भी सकता है। तो दैट मीन्स सेपरेट लीगल एंटिटी हो गई। इट इज नोन एज द इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस। सेकेंड पॉइंट है लिमिटेड लायबिलिटी। अब जनरली हम लोग लायबिलिटी की बात करते हैं तो मैं आपको बताऊं कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ द लायबिलिटी, राइट? जब हम लोग लायबिलिटी की बात कर रहे हैं, राइट, तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ द लायबिलिटी। अब कौन से थ्री टाइप्स हैं? तो लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड लायबिलिटी। जब मैं अनलिमिटेड लायबिलिटी की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे आपकी पर्सनल असेट जाने के भी चांसेस, बराबर, पर्सनल असेट जाने के भी चांसेस है। लेकिन इस दो में लिमिटेड बाय गारंटी और लिमिटेड बाय शेयर्स, यहाँ पे पर्सनल असेट जाने के चांसेस नहीं है। तो सर लिमिटेड बाय शेयर्स क्या है? तो मैं आपको बताता हूँ। मान लो कि फॉर एग्जांपल ये मिस्टर कुणाल है, राइट? मिस्टर कुणाल ने रिलायंस के 10 शेयर्स अक्वायर किए हैं और पर शेयर प्राइस है फॉर एग्जांपल 10 रुपीज। ओके, अब मिस्टर कुणाल ने 10 शेयर अक्वायर किए, पर शेयर प्राइस 10 रुपीज है, यानी कुणाल की लायबिलिटी कितनी है? सो सर कुणाल की लायबिलिटी 10 इंटू 10 यानी 100 रुपीज कुणाल की लायबिलिटी है, राइट? अब कुणाल ने कितने पैसे पे किए? कुणाल ने पैसे पे किए 7 रुपीज, तो यानी 70 रुपीज कुणाल ने पैसे पे किए। अब कुणाल को कितने पैसे पे करने के बाकी है? 3 रुपीज। तो कुणाल की लायबिलिटी कितनी हुई? 30 रुपीज। सो इट इज नोन एज द लिमिटेड बाय शेयर्स। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लिमिटेड बाय शेयर। यानी कुणाल की लायबिलिटी अप टू 30 रुपीज तक ही है, 30 रुपीज से ज्यादा नहीं है। जब कंपनी वाइंडिंग अप होगी तब कुणाल के पास से वो पैसे मांगेगी। देन नेक्स्ट लायबिलिटी है लिमिटेड बाय गारंटी। तो सर ये लिमिटेड बाय गारंटी क्या है? मान लो कि ऊपर वाला एग्जांपल एक ले लेते, कुणाल। अब कुणाल का फ्रेंड है रमेश, राइट? अब रमेश की एक कंपनी है जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। अब कुणाल ने रमेश को ऐसा बोला हुआ है कि मैं तेरी कंपनी में 1 लाख रुपीस के शेयर भी ले रहा हूं, राइट, और साथ में मैं तुझे 2 लाख रुपीस की गारंटी भी दे रहा हूं कि जब तेरी कंपनी वाइंडिंग अप हो जाएगी तब मैं 1 लाख रुपीस के शेयर तो उसके अमाउंट में भी दे रहा हूं, लेकिन वाइंडिंग अप हो जाएगी तब मैं 2 लाख रुपीस दूंगा। तो ये कुणाल ने गारंटी दी है रमेश को। अब मान लो कि फॉर एग्जाम्पल कि रमेश की कंपनी ओपन हुई है 1991 में और क्लोज हो गई 2010 में, तो क्या कुणाल की लायबिलिटी कितनी होगी सर? यस, कुणाल की लायबिलिटी 2010 में 2 लाख रुपीस इतनी ही होगी। फिर भले ना रमेश की कंपनी की लायबिलिटी मान लो कि 1 CR जितनी हो, लेकिन कुणाल ने कितनी गारंटी ली है? 2 लाख रुपीस तक की गारंटी ली है, तो कुणाल की लायबिलिटी कितनी होगी? अप टू 2 लाख रुपीस तक ही हो। क्लियर बच्चों? लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड लायबिलिटी मैंने पहले ही समझा दिया है कि जहां पे आपकी पर्सनल असेट जाने के चांसेस है, जो लायबिलिटी कवर अप नहीं होती है तो वहां पे पर्सनल असेट भी जाने के चांसेस है। ओके, चलो अब नेक्स्ट बारी आती है थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स।
परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब ये होता है मेंबर कम्स एंड गो बट कंपनी नेवर डाई। कंपनी की लॉन्ग लाइफ सालों साल चलती रहती है, मेंबर्स आते ही जाते रहते हैं, लेकिन कंपनी कभी भी डाई नहीं होती। जैसे रिलायंस स्टार्ट किसने की? धीरूभाई अंबानी ने। क्या धीरूभाई अंबानी की डेथ होने के बाद रिलायंस बंद हो गई? नहीं, उसकी इनहेरिटेंस आए, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी आए, इन दोनों के मरने के बाद उनके इनहेरिटेंस आएंगे। तो मेंबर कम्स एंड गो बट कंपनी नेवर डाई, इट इज नोन एज द परपेचुअल सक्सेशन। देन फोर्थ है कॉमन सेल। कॉमन सेल का मतलब ये होता है कि कंपनी की खुद की साइन होती है। जब कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है तब कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाती है, और कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होने के बाद मान लो कि फॉर एग्जांपल वो शेयर इश्यू करती है, तो शेयर सर्टिफिकेट में कंपनी की खुद की साइन, खुद का सिक्का होता है, राइट? तो उसको हम लोग ऑथोराइज सिग्नेचर मानते हैं कंपनी की, सो इट इज नोन एज द कॉमन सील होता है। कि कभी भी कंपनी कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट डिक्लेयर करती है तो वहां पे कंपनी की खुद की साइन और कंपनी का खुद का कॉमन सील होता है। तो यानी हम लोग ऐसा मान के चलते कि ये कंपनी ने ऑथोराइज किया हुआ है और कंपनी ने अप्रूव किया हुआ है, तो इट इज नोन एज द कॉमन सील। तो कॉमन सील यानी एज ए लेमन कंसेप्ट में समझे तो एक कंपनी की साइन है। जब कंपनी कोई भी डॉक्यूमेंट रिलीज करती है तब विदाउट कॉमन सील के बिना वो इश्यू नहीं कर सकती, तो जब भी रिलीज करना होगा तब कंपनी का खुद का कॉमन सील लगेगा। ओके, सेपरेट प्रॉपर्टी। सेपरेट प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि कंपनी क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी है, क्योंकि कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हो चुकी है। अब कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हो चुकी है तो प्रॉपर्टी भी कंपनी की हो जाएगी। अब मान लो कि फॉर एग्जांपल कंपनी स्टार्ट होने से पहले प्रमोटर्स है, वो कंपनी में बिल्डिंग लेके आए, प्लांट एंड मशीनरी लेके आए, कार लेके आए, तो ये सारी चीज प्रमोटर लेके आए हुए। जब तक कंपनी रजिस्टर नहीं हुई ये जो सारी एसेट है किसकी है? प्रमोटर्स की है। पर जैसे ही कंपनी रजिस्टर हो जाएगी तो ये सारी जो एसेट है वो किसके नाम पे कन्वर्ट हो जाएगी? कंपनी के नाम पे कन्वर्ट हो जाएगी। सो इट इज नोन एज द सेपरेट प्रॉपर्टी। देन नेक्स्ट है ट्रांसफर शेयर। अब ट्रांसफर शेयर का मतलब क्या होता है? सो ट्रांसफर शेयर का मतलब ये होता है कि प्राइवेट कंपनी में शेयर ट्रांसफर करना रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन पब्लिक कंपनी में आप इजी वे पे शेयर ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन प्राइवेट कंपनी में आप नहीं कर सकते। देन लास्ट, कंपनी डज नॉट गेट अ सिटीजनशिप। हाँ, हमने ऐसे माना हुआ है कि कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है तब कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी खुद के नाम पे केस कर भी सकती है और लोग उसके नाम पे केस कर भी सकते हैं, और कंपनी खुद के नाम पे प्रॉपर्टी भी अक्वायर कर सकती है। तो एक सेपरेट लीगल एंटिटी। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक डिसीजन है कि कंपनी कभी भी फंडामेंटल राइट को एंजॉय नहीं कर सकती है। सो दैट्स व्हाई कंपनी को हम लोग सिटीजनशिप प्रोवाइड नहीं करते, राइट? तो हमने टोटल कैरेक्टरिस्टिक्स अराउंड 7 कैरेक्टरिस्टिक्स देखे। सबसे पहला है कि इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस, दूसरा है लिमिटेड लायबिलिटी, तीसरा है परपेचुअल सक्सेशन, फोर्थ है कॉमन सील, देन आफ्टर सेपरेट प्रॉपर्टी, ट्रांसफर शेयर एंड कंपनी डज नॉट गेट अ सिटीजनशिप। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। नेक्स्ट, क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन डायरेक्टर। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा कि क्या है क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन डायरेक्टर। तो सबसे पहली हम लोग क्वालिफिकेशन की डिस्कशन करेंगे, देन आफ्टर हम लोग डिस्क्वालिफिकेशन की डिस्कशन करेंगे। तो क्वालिफिकेशन, डायरेक्टर मस्ट बी एन इंडिविजुअल, वो इंडिविजुअल होना चाहिए, यानी कोई पर्सन होना चाहिए। कोई फर्म या कंपनी एज ए डायरेक्टरशिप के तौर पे चलती नहीं है, तो डायरेक्टर मस्ट बी इंडिविजुअल होना चाहिए। देन आफ्टर सेकेंड बात है कि डायरेक्टर मस्ट बी अ पर्सन ऑफ अ साउंड माइंड, और वो जो इंडिविजुअल बंदा है वो साउंड माइंड होना चाहिए, यानी मेंटल नहीं होना चाहिए। ओके, सो फर्स्ट और सेकेंड क्लियर। थर्ड पॉइंट, डायरेक्टर ने कंपनी में क्वालिफिकेशन शेयर्स अक्वायर किए होने चाहिए कि उसकी जो रिक्वायरमेंट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन है, तो अदरवाइज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में वो चीज मेंशन नहीं है तो उसको क्वालिफिकेशन शेयर लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन है तो उसको क्वालिफिकेशन शेयर लेने की रिक्वायरमेंट है। देन नेक्स्ट, द पर्सन मस्ट बी, यानी कोई भी बंदा मैक्सिमम 15 कंपनी में, कितनी? 15 कंपनी में डायरेक्टरशिप रख सकता है, उससे ज्यादा कंपनी में वो डायरेक्टरशिप रख सकता
नहीं है। एंड लास्ट, एज पर कंपनीज एक्ट, टोटल फेस वैल्यू ऑफ द क्वालिफिकेशन शेयर कैन नॉट एक्सीड ₹5,000। यानी मुझे किसी कंपनी में डायरेक्टर बनना है तो मुझे मैक्सिमम ₹5,000 के क्या लेने पड़ेंगे, क्वालिफिकेशन शेयर लेने पड़ेंगे। क्या लेने पड़ेंगे, क्वालिफिकेशन शेयर। तो ये बात हुई क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, यानी किसी कंपनी में आपको डायरेक्टर बनना है तो इतनी क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। आप इंडिविजुअल होने चाहिए, आप साउंड माइंड होने चाहिए, आपके पास क्वालिफिकेशन शेयर होने चाहिए इफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज रिक्वायर्ड, आपके पास मैक्सिमम 15 कंपनी की मेंबरशिप होनी चाहिए और आपने मैक्सिमम ₹5,000 की क्वालिफिकेशन शेयर अक्वायर किए होने चाहिए। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट, अब डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर की डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स क्या है? तो आइए सबसे पहले हम लोग डिस्क्वालिफिकेशन समझते हैं। अ पर्सन हु हैज बीन फाउंड टू बी अनसाउंड माइंड बाय कोर्ट, सच फाइंडिंग इन अ फोर्स। यानी कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया हुआ है कि ये बंदा अनसाउंड माइंड है, तो क्या उसको हम लोग एज अ कंपनी के डायरेक्टर के तौर पे नहीं रख सकते। सेकेंड, a person has been declared to be insolvent। अब मान लो कि वो बंदा इंसॉल्वेंट हो चुका है, क्या विजय माल्या किसी कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है? नहीं बन सकता, क्योंकि वो बंदा इंसॉल्वेंट हो चुका है। राइट, कोर्ट ने उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया हुआ है। नीरव मोदी भी नहीं बन सकता कि नीरव मोदी को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया हुआ है। राइट, सो अ पर्सन हु हैज बीन डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट कैन नॉट बी अ डायरेक्टर इन अ एनी कंपनी। किसी भी कंपनी में वो डायरेक्टर बन नहीं सकते हैं। थर्ड, अ फर्म और कंपनी और कॉर्पोरेट बॉडी कैन नॉट बिकम अ डायरेक्टर। रिलायंस जो है वो किसी भी कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकती। रिलायंस एक कंपनी है, राइट। कोई शाहनशाह वेंचर्स है, वो किसी भी कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकता क्योंकि वो फर्म है। फर्म, कंपनी किसी भी कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकती। Then next, a person who has been convicted offense or involving moral turpitude। किसी बंदे ने ऑफेंस किया हुआ है, कोई मर्डर किया हुआ है, तो वो बंदा किसी भी कंपनी का डायरेक्टर बन सकता नहीं है। Then next, a person who has not paid the call money and 6 months have elapsed from the last date of a payment। यानी मान लो कि फॉर एग्जांपल रिया चक्रवर्ती, अब रिया चक्रवर्ती ने रिलायंस कंपनी के शेयर्स लिए हैं। अब रिलायंस कंपनी के शेयर्स लिए और उसने रिलायंस कंपनी के शेयर्स लेने के बाद ओनली फर्स्ट एंड सेकंड इंस्टॉलमेंट ही पे किया हुआ है, थर्ड और फोर्थ इंस्टॉलमेंट पे करना बाकी है। अब उसने थर्ड और फोर्थ इंस्टॉलमेंट लास्ट 6 मंथ से पे नहीं किए हैं, तो रिया चक्रवर्ती रिलायंस की डायरेक्टर नहीं बन सकती। देन नेक्स्ट, अ पर्सन कैन नॉट होल्ड ऑफिस of director is more than 15 companies at the same time। मान लो कि फॉर एग्जांपल कि मुकेश अंबानी मैक्सिमम 15 कंपनी में डायरेक्टर बन सकते हैं, 15 से ज्यादा कंपनी में डायरेक्टर नहीं बनेंगे। और मान लो कि 15 से ज्यादा कंपनी में डायरेक्टर बन भी गए तो किसी एक कंपनी में उनको क्या करना पड़ेगा, रिजाइन करना पड़ेगा। क्लियर? तो ये क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट है क्लॉजेस ऑफ MOA की एक क्लॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ द क्लोजेस है। एक नेम क्लोज है, रजिस्टर ऑफिस क्लोज है, ऑब्जेक्ट क्लोज है, कैपिटल क्लोज है, लायबिलिटी क्लोज है, एसोसिएशन क्लोज है। एक बात ध्यान से सुनना कि ये जो क्लोज है वो आपको लाइन से लिखने पड़ेंगे, यानी आपने उसका ऑर्डर की जो अरेंजमेंट है वो इधर उधर कर दी तो नहीं चलेगा, आपको कंपलसरी उसको लाइन से लिखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नेम क्लोज। तो नेम क्लोज क्या बताता है? प्राइवेट कंपनी शुड हैव द वर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड। यानी मान लो कि मेरी प्राइवेट कंपनी है, मैंने कोई प्राइवेट कंपनी को एस्टैब्लिश किया हो, तो मेरी कंपनी के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लिखा होना चाहिए। और मान लो कि फॉर एग्जांपल मेरी कोई पब्लिक कंपनी है तो उसके पीछे लिमिटेड लिखा होना चाहिए। मैं अपनी कंपनी का नाम न प्राइम मिनिस्टर, न प्रेसिडेंट, न WHO, न UNO, नेशनल फ्लैग या नेशनल एंथम के नाम पे मैं कंपनी की शुरुआत नहीं कर सकता हूं, राइट। देन आफ्टर नेक्स्ट क्लोज है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज। द कंपनी has show the address of a registered office। क्यों रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज? ये जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो आउटसाइडर्स डॉक्यूमेंट है,
तो आउटसाइडर डॉक्यूमेंट को कभी भी कम्युनिकेट करना है तो वो रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज में जाके दिखेगी कि कंपनी की रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे सिचुएटेड है, तो वहां पे कंपनी का एड्रेस मिलेगा, तो वो कंपनी को इजी वे पे वो कॉरेस्पॉन्डेंस कर सकता है। और मान लो कि एड्रेस नहीं दिया हुआ है तो आपको क्या बताना पड़ेगा कि आपकी कंपनी की ऑफिस कौन से स्टेट में है, तो वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट क्लोज। There are two types of the object clause. One is main object clause and another is ancillary to other object clause, but which are related to main object clause. अब सर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाओ। मेन ऑब्जेक्ट क्लोज, मान लो कि फॉर एग्जांपल कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट क्लोज है। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट क्लोज है पेट्रोल बनाना, राइट। कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट क्लोज क्या है? पेट्रोल बनाना। अब कंपनी क्रूड ऑयल से पेट्रोल बनाती है, साथ में लाइक डीजल और सीएनजी गैस भी बनाती है। तो मेन उसका ऑब्जेक्ट क्या है कि रिफाइनरी का ऑब्जेक्ट है, पर लेकिन उस रिफाइनरी में साथ में सीएनजी गैस, एलपीजी गैस और ये सारी चीजें बनाती है, तो ये क्या हुआ? एंसिलरी टू अदर ऑब्जेक्ट होगा। सो मेन ऑब्जेक्ट कंपनी क्या क्या है? पेट्रोल डीजल बनाना, लेकिन साथ में कंपनी लाइक एलपीजी और सीएनजी गैस भी बना रही है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंसिलरी टू अदर ऑब्जेक्ट बोलेंगे। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट है कैपिटल क्लोज। Generally, there are three types of the capital: authorized capital, subscribed capital, and paid up capital. अब ये तीनों कैपिटल की डिफाइन क्या है? जनरली आप अकाउंट्स में पढ़ लिए होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि उसकी डिफाइन क्या है, कि किसको हम लोग कैपिटल क्लोज में ऑथोराइज, सब्सक्राइब और पेड अप कैपिटल बोलेंगे। ऑथोराइज कैपिटल, ऑथोराइज कैपिटल का मतलब ये होता है कि मैक्सिमम कैपिटल। क्या होता है कि भाई मैक्सिमम कैपिटल that company can raise through issue of share to the shareholder। यानी कंपनी मैक्सिमम इतने तक की अमाउंट की लाइक शेयर वैल्यू को अक्वायर कर सकती है। अब जैसे मान लो कि कंपनी ने ऑथराइज कैपिटल रखी हुई है 50 लाख, तो कंपनी मैक्सिमम कितने रुपीस अक्वायर कर सकती है मार्केट से? 50 लाख रुपीस अक्वायर कर सकती है। इट इज नोन एज द ऑथराइज कैपिटल। तो सब्सक्राइब कैपिटल को किसको बोलेंगे? एक्चुअली सब्सक्राइब कैपिटल जो है वो इश्यूड शेयर कैपिटल का ही पार्ट है। इट इज नोन एज द सब्सक्राइब कैपिटल। लेकिन मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लो कि ऑथोराइज कैपिटल हमारी है फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपीस, इश्यूड शेयर कैपिटल हमने कितनी की? 80 लाख, यानी 8 लाख इंटू 10, टोटल 80 लाख हुई। लेकिन सब्सक्राइब कितने हुए? तो 60 लाख, यानी बाकी के लाइक हम लोग बोले कि बाकी के 20 लाख कहाँ पे गए? तो 20 लाख वैसे लोग होते हैं कि 20 लाख रुपीस के वैसे लोग होते हैं कि जिन्होंने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं पे किया हुआ और कंपनी ने उनके शेयर फोरफिट कर दिए हुए। तो एक्चुअली कंपनी के पास कितने पैसे आए? एक्चुअली कंपनी के पास 60 लाख रुपीस आए। इट इज नोन एज द सब्सक्राइब कैपिटल, राइट। देन लास्ट है पेड अप कैपिटल। तो पेड अप कैपिटल किसको बोलेंगे? So paid up capital refers the amount that has been received by the company through the issue of share to the shareholder। यानी कंपनी ने जो भी शेयर इश्यू किया हुआ है और उसकी वजह से कंपनी को जो भी अमाउंट्स मिली है, इट इज नोन एज द पेड अप कैपिटल। एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। कंपनी की ऑथोराइज कैपिटल कितनी है? तो कंपनी की ऑथोराइज कैपिटल 10 लाख रुपीस की है, लेकिन कंपनी ने कितने शेयर इश्यू किए हैं? सॉरी, कंपनी को एप्लीकेशन कितनी इश्यू हुई है? 8 लाख रुपीस। लेकिन शेयर कितने इश्यू किए थे? कंपनी ने 10 लाख रुपीस के शेयर इश्यू किए थे, और शेयर की प्राइस क्या थी? 10 लाख इंटू 8। तो यानी जो 80 लाख आया, 80 लाख क्या है? 80 लाख पेड अप कैपिटल है। क्या है बच्चों? पेड अप कैपिटल। क्लियर? ऑथोराइज कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्लोज। देन आफ्टर है लायबिलिटी क्लोज हो गया, सॉरी कैपिटल क्लोज हुआ। नेक्स्ट है नेक्स्ट है एसोसिएशन क्लोज। सॉरी, नेक्स्ट है लायबिलिटी क्लोज। लायबिलिटी क्लोज कौन सा? मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द लायबिलिटी: लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड लायबिलिटी। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। लिमिटेड बाय शेयर्स यानी आपकी लायबिलिटी अप टू द शेयर अमाउंट तक है। लिमिटेड बाय गारंटी आपकी लायबिलिटी अप टू द गारंटेड अमाउंट तक है। और आपकी लायबिलिटी यहाँ अनलिमिटेड में, यानी यहाँ पे आपकी पर्सन असाइड भी जा सकती है। इट इज नोन एज द अनलिमिटेड लायबिलिटी। नेक्स्ट है एसोसिएशन क्लोज।
यानी एसोसिएशन क्लोज का मतलब ये होता है कि जब कंपनी रजिस्टर्ड होती है, प्राइवेट या पब्लिक दोनों में की मैं बात कर रहा हूँ, जब प्राइवेट कंपनी रजिस्टर्ड होती है तब यहाँ पे मैक्सिमम कितने मेंबर्स चाहिए, 2 मेंबर्स चाहिए, राइट। और जब पब्लिक कंपनी रजिस्टर्ड होती है तो मैक्सिमम कितने चाहिए, 7 चाहिए। लेकिन ये जो मेंबर्स है, ये जो मेंबर का जो डिक्लेरेशंस है, उनको डिक्लेरेशन किसी विटनेस के प्रेजेंस में उसको देना पड़ेगा कि हाँ हम इस कंपनी के साथ एसोसिएट हो रहे हैं। सो इट इज नोन एज द एसोसिएशन क्लोज। तो प्राइवेट कंपनी को मिनिमम 2 मेंबर्स, पब्लिक कंपनी को मिनिमम 7 मेंबर्स होने चाहिए। क्लियर बच्चों? सो ये बात हुई हमारी क्लॉजेस ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, टर्कन रूल ऐसा भी पूछ सकते हैं, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कन, राइट। और ऐसा भी पूछ सकते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, किसी भी वे पे आपको पूछ सकते हैं, उसका आंसर एक ही आएगा। तो सबसे पहले बात करें डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट यानी टर्कन रूल यानी रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कन। उसमें क्या हुआ था कि द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस एंड डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट प्रोटेक्ट द आउटसाइडर अगेंस्ट द कंपनी। अब ये सर समझ में नहीं है। कंस्ट्रक्टिव नोटिस, कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब ये होता है कि वो कभी भी आउटसाइडर को प्रोटेक्ट नहीं करती। यानी जब आप कंपनी के साथ डील करते हो तब आपको कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़ के जाना चाहिए। आपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़ा नहीं है तो आप कभी भी ऐसी आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते हो कोर्ट में कि सर मुझे पता नहीं था, मैंने ये पढ़ा नहीं था। तो उस टाइम कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? आउटसाइडर रिस्पॉन्सिबल होगा, कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। और वो वाला केस है एसबरी रेलवे वर्सेस ऋषि वाला केस, जो मैंने आपको और ऑफलाइन लेक्चर्स में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। एसबी रेलवे कंपनी वर्सेस ऋषि, उस केस में डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस था, क्योंकि उस केस में आउटसाइडर पे ब्लेम लगा था और कंपनी को कोर्ट ने बोला था कि कंपनी की कोई फॉल्ट नहीं है, जो भी फॉल्ट है वो आउटसाइडर का फॉल्ट है। लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट ये कंस्ट्रक्टिव नोटिस का अपोजिट है। यहाँ पे आउटसाइडर को लाइक प्रोटेक्ट किया जाता है और यहाँ पे लाइक कौन डिफॉल्टर होता है? कंपनी डिफॉल्टर होती है। So an outsider dealing with a company is not expected that he will know every detail of what happening in the company. जो outsiders है उसको कुछ भी पता नहीं होता है कि कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, right? Neither company internal affairs of public matter are not open for all the people, and unlike article of association and memorandum of association, कंपनी कभी भी अपने इंटरनल अफेयर्स को पब्लिकली ओपन अप नहीं करती है। हाँ, किसी बंदे को कंपनी के साथ एसोसिएट होना है कि कंपनी के साथ कुछ डील करनी है तो उसके पास एक ही डॉक्यूमेंट है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। वो डॉक्यूमेंट पढ़ के वो कंपनी के साथ डील कर सकता है, लेकिन कंपनी के अंदर क्या चल रहा है वो लाइक उसको मालूम पड़ता नहीं है। So thus it can be said that doctrine of indoor management is the opposite of doctrine of constructive notice। यानी indoor management totally opposite है किसका? constructive notice का। Next point है a person who deals with the company needs to look only into the memorandum of association। आज मान लो कि मैं कंपनी के साथ डील कर रहा हूँ, लेकिन मैं जब कंपनी के साथ डील करूँ तो मैं ओनली मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़ के जाऊंगा। सो अकॉर्डिंग टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मैं सही हूँ, लेकिन कंपनी कुछ गफला करती है तो उस टाइम मैं रिस्पॉन्सिबल होता नहीं हूँ। एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन to know extent of authority and need not inquire regularity of the internal proceeding। यानी मेमोरेंडम और आर्टिकल से हमें पता चल जाता है कि इस बंदे की ऑथोरिटी की क्या है, लेकिन इंटरनली प्रोसीडिंग क्या है वो हमें पता चलती नहीं है। So the company's deeds of the settlement said the company might borrow the money। अब रॉयल ब्रिटिश बैंक में क्या हुआ था वो मैं आपको एक समझा देता हूँ, डिटेल नहीं जाता हूँ, आप एक बार पढ़ लेना, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। So the company's deeds of the settlement, यहाँ पे ये हुआ था कि भाई कंपनी ने मार्केट से पैसे बोरो किए थे, might borrow the money from time to time as the general resolution of companies authorized। यानी लाइक जब कंपनी को कुछ भी बोरो करना होता है तो कंपनी को क्या करना पड़ता है कि जनरल रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में। But there was
नो रिजोल्यूशन पास बाय द कंपनी, लेकिन इस केस में रिजोल्यूशन पास नहीं हुआ था, बट वेल्थ वॉज अक्वायर्ड फ्रॉम द बैंक, यानी लोन जो हम बात कर रहे हैं, बॉन्ड की बात कर रहे हैं, वो बॉन्ड बैंक से अक्वायर, लोन बैंक से अक्वायर की थी। द बोर्ड बोरो द मनी एंड द बॉन्ड वॉज बियरिंग द कंपनी सील, यानी बोर्ड ने पैसा दिया और साथ में एक कंपनी सील लगा के बॉन्ड भी बैंक को दिया कि हम आपको इस टाइम की बाद पैसे वापस कर देंगे। क्लियर? डिटेल बताता हूं तो देख लेना। The company refused to give the money back and the counter that the board never authorized that company can borrow money, hence the company is not liable. अब जब रॉयल बोर्ड की यानी रॉयल ब्रिटिश बैंक ने मना कर दिया कि यार, बैंक को मना कर दिया कि भाई हम आपको देंगे नहीं, क्योंकि कंपनी ने कभी ऑथोराइज किया नहीं है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ऑथोराइज किया नहीं है, तो कंपनी की कुछ लायबिलिटी बनती नहीं है। जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कोई जनरल रिजोल्यूशन पास ही नहीं हुआ है, तो हम कैसे आपको पैसे दे सकते हैं, हम कैसे मान सकते हैं कि हमने आपके पैसे लिए हैं? तो कंपनी ने, रॉयल ब्रिटिश बैंक ने मना कर दिया। सो द कोर्ट रिजेक्टेड। अब लाइक जो आउटसाइडर्स है उसके पास तो कुछ चांस ही नहीं बचता है। कंपनी ने तो अपने हैंड रेज कर दी कि भाई मैं तो कुछ देने वाला नहीं हूं, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मना कर दिया हुआ है। अब उसके पास एक ही चांस था कि वो गया कोर्ट में, और कोर्ट में जाके बताया कि सर मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, चीटिंग हुआ है, रॉयल ब्रिटिश बैंक ने मेरे पास से पैसे लिए, लेकिन वो तो मना कर रहा है कि बोर्ड की रिजोल्यूशन में कुछ पास ही नहीं हुआ है। So the court rejected the plea and said that a person is bound to just read the statute and deed of the settlement to do no more if appear on the face of it that the company had follow all the procedure is liable। यानी इस केस में ये हुआ कि बोर्ड ने क्या कर दिया, सॉरी कोर्ट ने क्या बोला कि यार कंपनी गलत बोल रही है, कंपनी की जो प्ली थी वो बैंक ने कैंसलेशन कर दी, और कोर्ट ने ऑर्डर दिया रॉयल ब्रिटिश बैंक को कि आपको कंपलसरी पैसे क्या करने पड़ेंगे, वापस करने पड़ेंगे। सो इट इज नोन एज द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। सो फिर से एक बार मैं पूरी कंक्लूजन में बता दूं कि इंडोर मैनेजमेंट में ये हुआ था कि टर्कन ने कंपनी को, मान लो कि फॉर एग्जांपल पैसे दिए थे, और टर्कन ने को ऐसा बोला था कि हम आपको इस डेट को वापस कर देंगे, लेकिन कंपनी ने वो पैसे लिए, राइट, पर लेकिन कंपनी ने क्या किया कि बोर्ड रिजोल्यूशन पास नहीं किया। अब जब टर्कन पैसे मांगने के लिए गया तो वहां पे कंपनी ने अपने हैंड रेज कर दिए कि मैं आपको पैसे नहीं दे सकता हूं क्योंकि बोर्ड रिजोल्यूशन पास नहीं हुआ है। तब टर्कन के पास एक ही सॉल्यूशन था, वो था कोर्ट। वो कोर्ट में गया और कोर्ट को बताया कि सर मेरे साथ ये हुआ है। तो कोर्ट ने लाइक डीड पढ़ी, और डीड के बाद कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि यहाँ पे गलती टर्कन की नहीं है, पर यहाँ पे गलती रॉयल ब्रिटिश बैंक की है। तो रॉयल ब्रिटिश बैंक को कंपल्सरीली टर्कन को पैसे देने पड़े। इट इज नोन एज द टर्कन रूल। क्लियर बच्चों? इजी? ओके, थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।